इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंबल टेबल। आपके पास आपकी जो फेजेस थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन आपकी पहली फेज से लेकर आखिरी फेज तक, पहली फेज कौन सी थी, लेक्सिकल एनालिसिस, और आखिरी फेज थी कोड जनरेशन। तो उन तमाम पर जो ट्रैवलिंग प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर में जो आपको मज़ीद डिफरेंट टूल्स हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन तमाम फेजेस में से आपके स्टेप्स को सक्सेसफुली कंप्लीट होने के लिए जो आपको सपोर्टिंग टूल्स होते हैं, वो आपके पास एक सैम्पल टेबल भी उन्हीं में से एक टूल है जो कि आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है आपके तमाम तर काम सही तरीके से परफॉर्म करवाने के लिए। तो हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सिंबल टेबल इज एन इम्पॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय द कंपाइलर। ये क्या होता है, एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, एक टूल होता है, और करता क्या है, इसको आपका कंपाइलर क्रिएट करता है और इसको बरकरार रखता है किस मकसद के लिए, इन ऑर्डर टू कीप ट्रैक ऑफ द सिमेंटिक्स ऑफ द वेरिएबल्स। डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए क्या रूल्स हैं, उनके क्या मीनिंग्स हैं, उसका सही यूज़ कैसे है, उसका गलत यूज़ कैसे है, ठीक है। यानी आपके पास आपके प्रोग्राम में जितने भी आप एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बना रहे होते हैं, या वहाँ पे टोकन्स क्रिएट कर रहे होते हैं, या टोकन्स के बाद आप उनकी लेग्जीम्स बना रहे होते हैं, या फिर उन लेग्जीम्स के बाद आप उनके ऊपर टाइप चेकिंग करते हो कि आपके पास क्या है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है किसी वेरिएबल के अंदर, वो अकॉर्डिंग टू द टाइप ठीक है या गलत है। तो वो तमाम तर ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए और उन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए आपके पास क्या होता है, एक सैम्पल टेबल होता है। मीन समझ लें कि सैम्पल टेबल आपके पास एक साइड लाइब्रेरी है, जिसमें आपके पास काफ़ी सारे रूल्स, रेगुलेशन, सिमेंटिक्स, वेरिएबल्स, उनकी डाटा टाइप्स, उनके बारे में कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है, सैम्पल टेबल में स्टोर हुई पड़ी होती है। और आपके वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए सैम्पल टेबल जाके आपकी उस फेज को सपोर्ट करता है, तब जाके आपकी वो फेज वर्क करती है, और तब जाके आपकी वो फेज आपकी डाटा को कन्वर्ट करके नेक्स्ट फेज तक ले जाती है। जाहिर बात है, जहाँ पे आपके पास वेरिएबल के ऊपर टाइप चेकिंग हो रही होती है, तो वहाँ पे ठीक है, वो टाइप चेकिंग तो फेजेस के दौरान ही होती है, लेकिन होती कैसे, करवाता कौन है, वो सैम्पल टेबल उनको सपोर्ट कर रहा होता है। बच्चे आवाज़ सबको नहीं आ रही, मेरी आवाज़ क्लियर है? सही। अच्छा, तो उसके बाद है हमारे पास इट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कोप एंड द बाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टेंस ऑफ वेरियस एंटिटीज सच एज वेरिएबल्स एंड फंक्शन नेम्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स। यानी आपके पास सैम्पल टेबल में किस चीज़ के मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर हुई पड़ी होती है, आपके वेरिएबल्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे स्टोर हुई होती है। उसके अलावा आपके फंक्शन के जितने नाम होते हैं, जितनी क्लासेस यूज़ हो रही होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं, या उनकी डाटा टाइप्स यूज़ हो रही होती हैं, वो सारी की सारी जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है जो कि फेजेस को सपोर्ट करती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आपकी समझ लें एक लाइब्रेरी में स्टोर हुई पड़ी होती है। उसको लाइब्रेरी को क्या नाम दिया गया है, सैम्पल टेबल का नाम दिया गया है। इट इज बिल्ट इन द लेक्सिकल एंड सिंटैक्स एनालिसिस फेज। यानी कहाँ पे बनता है, यानी इसकी स्टार्टिंग आपके पास लेक्सिकल एनालिसिस से ही स्टार्ट हो जाता है, और बाद बात सिंटैक्स एनालिसिस फेज वाली से जाके आपके पास सैम्पल टेबल क्रिएट हो जाता है। यानी आपका सैम्पल टेबल क्रिएट कौन करता है, आपका कंपाइलर ही क्रिएट करता है आपके तमाम तर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। The information is collected by the analysis phase of the compiler and issues to the synthesis phase of the compiler to generate the code। यानी आपके एनालिसिस फेज जो कि पहली 4 फेजेस थी, वो तमाम तर डाटा वहाँ पे आपका डाटा आपको एक सैम्पल टेबल के पास कलेक्ट किया जाता है, और उसको स्टोर करने के बाद आपका डाटा तब जाके सिंथेसिस फेज जो कि लास्ट ऑप्टिमाइजेशन और जनरलाइजेशन वाली फेजेस हैं, वहाँ पे जाके आपका डाटा शिफ्ट हो जाता है। यानी एनालिसिस फेज में डाटा की क्रिएशन होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है, उसके ऊपर टाइप चेकिंग होती है, उसके ऊपर तमाम रूल्स रेगुलेशन देखे जाते हैं, तब जाके आपका कोड इस काबिल हो जाता है कि आप उस कोड को मजीद आगे जाके टारगेट लैंग्वेज में, या यानी आपकी सिंथेसिस फेज में जाके आप उसको कन्वर्ट कर सकें। इट इज यूज बाय द कंपाइलर टू अचीव द कंपाइल टाइम एफिशिएंसी। कंपाइलर इसको यूज क्यों करता है, ताकि आपके पास उसकी टाइम एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए और आपका काम जल्द अज जल्द कंप्लीट हो पाए। तो देखिए इसका माइक ओपन है, माइक क्लोज करें। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास इट इज यूज बाय वेरियस फेजेस ऑफ कंपाइलर एज फॉलोज। यानी आपके पास आपकी डिफरेंट फेजेस सैम्पल टेबल को किस किस तरह या किस किस मकसद के लिए यूज कर रही होती हैं। लेक्सिकल एनालिसिस क्रिएट अ न्यू टेबल एंट्रीज इन द टेबल्स, एग्जांपल लाइक एज एंट्रीज अबाउट द टोकन्स।
यानी लेक्सिकल एनालिसिस में जब टोकन्स क्रिएट हो रहे होते हैं तो उन टोकन्स की स्टोरेज के लिए टोकन के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर होने के लिए आपके पास एक टेबल क्रिएट किया जाता है जिसको आप सिंबल टेबल का नाम देते हैं। ठीक है, इसी तरह सिंटैक्स एनालिसिस क्या करता है, एड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एट्रीब्यूट टाइप्स स्कोप्स डायमेंशन लाइन ऑफ रेफरेंस यूज, यानी आपके पास कोई भी डाटा टाइप आई है उसका क्या स्कोप है, उसको कब यूज करना है, उसको कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी, आपके सिंबल टेबल में मौजूद होगी। इसी तरह सिमेंटिक एनालिसिस जहाँ पे क्या होता है, आपके मीनिंग्स होते हैं उन कोड ऑफ लाइंस के, यूजेस अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द टेबल टू चेक फॉर द सिमेंटिक्स, यानी आपके कोड के अंदर सिमेंटिक्स को चेक करने के लिए आपके पास आपका सिंबल टेबल यूज होता है। और वो कैसे यूज होता है, यानी उसकी जो चेकिंग होती है वो सारी चेकिंग के लिए जो आपका बायोडाटा होता है वो टेबल में पड़ा होता है। ठीक है, तो वेरीफाई दैट द एक्सप्रेशन एंड द असाइनमेंट्स आर सिमेंटिकली करेक्ट, यानी आपके पास वो आपकी जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं, जो भी कोड ऑफ लाइंस होती हैं, आप उनको चेक करते हैं कि क्या आपके पास वो कोड ऑफ लाइंस ठीक है या गलत है। उनकी चेकिंग करने के लिए जो आपके पास यानी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे स्टोर हुई पड़ी होती है, सिंबल टेबल में स्टोर हुई पड़ी होती है। इसी तरह इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में भी ये काम कर रहा होता है, वो कैसे, रेफर सिंबल टेबल फॉर नोइंग हाउ मच एंड व्हाट टाइप ऑफ रन टाइम इज एलोकेटेड एंड द टेबल हेल्प्स इन एडिंग टेम्परेरी वेरिएबल इंफॉर्मेशन, यानी आपके पास आपका जो वो कन्वर्जन हो रही है, इंटरमीडिएट कोड जब आपका क्रिएट हो रहा है तो उस वक्त आपके पास कितना, यानी आपके पास कंपाइलेशन हो चुकी है, कितनी कंपाइलेशन रहती है। यानी आपके पास जारी बात है ना, इंटरमीडिएट कोड जब जनरेट होता है तो वो फुली जनरेटेड कोड नहीं होता बल्कि वो इंटरमीडिएट होता है। तो जब इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है तो सिंबल टेबल वाली इंफॉर्मेशन उसको सपोर्ट करती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो जो इंटरमीडिएट कोड बना है वो कितना यानी बन चुका है एक्चुअल या कितना एक्चुअल नहीं बना, मीन्स कि आपके फाइनल कोड के कितना करीब है और कितना करीब नहीं है, मीन्स कितने परसेंट आपका वर्क डन हो चुका है। इसी तरह आपके पास कोड ऑप्टिमाइजेशन यूजेज इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द सिंबल टेबल फॉर मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन, यानी मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए सिंबल टेबल में मौजूद इंफॉर्मेशन को यूज करता है कौन, कोड ऑप्टिमाइजर। कोड ऑप्टिमाइजर यूज करता है तमाम इंफॉर्मेशन को जो सिंबल टेबल में पड़ी होती है, किस मकसद के लिए, ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। इसी तरह टारगेट कोड जनरेशन जनरेट्स द कोड बाय यूजिंग एड्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफायर प्रेजेंट इन द टेबल, यानी आपके पास जितने भी आइडेंटिफायर्स होते हैं उनकी जितनी एड्रेस इंफॉर्मेशन होती है वो सारी टेबल में पड़ी होती है। और कोड को जनरेट करवाने के लिए जो कोड जनरेटर होता है वो आपकी उस इंफॉर्मेशन को सिंबल टेबल में से पिक करता है और उसके मुताबिक जाके आपको आपका कोड जनरेट करवा के दे देता है। यानी हर फेज में आपके पास आपका सिंबल टेबल अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, हर फेज को सपोर्ट कर रहा है किसी न किसी तरह, या हर फेज को अपना टास्क परफॉर्म करवाने के लिए सिंबल टेबल की जरूरत पड़ रही है। सिंबल टेबल में क्या कुछ पाया जाता है, इसमें क्या क्या एंट्रीज हो सकती हैं, आइटम स्टोर्ड इन द सिंबल टेबल, यानी सिंबल टेबल में क्या कुछ स्टोर हुआ पड़ा होता है। वेरिएबल्स नेम एंड कॉन्स्टेंट्स, जितने भी वेरिएबल हैं या कॉन्स्टेंट है वो भी सिंबल टेबल में पाए जा सकते हैं। प्रोसीजर्स एंड फंक्शन नेम, क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है, फंक्शन नेम कौन सा यूज करना है, इनकी भी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, सिंबल टेबल में होती है। इसी तरह लिटरल कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रिंग्स, जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं वो भी आपके पास कहाँ पे हैं, आपके सिंबल टेबल में। कंपाइलर जनरेटेड टेम्परेरी, यानी कंपाइलर जो जनरेट करता है कितनी आपके पास टेम्परेरी कोड्स, यानी ये लाजमी नहीं कि वो फाइनलाइज कोड आपके पास एनालिसिस फेज के बाद दरमियान में जो इंटरमीडिएट कोड आता है, इंटरमीडिएट कोड के बाद ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, क्यों की जाती है कि इररिलेवेंट कोड रिमूव हो जाए। ठीक है, तो वो टेम्परेरी या इररिलेवेंट कोड एक ही बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लेबल्स इन द सोर्स लैंग्वेज, के सोर्स लैंग्वेज में कौन कौन से लेबल यूज हुए, आपके पास कहाँ पे जाके कोई सा न्यू सेंटेंस यूज हो रहा है, कहाँ से जाके आपने किसी भी कोड ऑफ लाइन को ब्रेक करना है, कब जाके आपने न्यू कोड ऑफ लाइन को स्टार्ट करना है, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, सिंबल टेबल में होती है। इंफॉर्मेशन यूज बाय कंपाइलर फ्रॉम सिंबल टेबल, कंपाइलर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करता है सिंबल टेबल से, क्या क्या लेता है वो वहां से कंपाइलर। डाटा टाइप्स एंड नेम्स, सिंबल टेबल में से डाटा टाइप्स और नेम्स को भी पिक कर सकता है कंपाइलर, कंपाइलर को जरूरत पड़ सकती है इन चीज़ों की जो कि वो सिंबल टेबल से लेता है। डिक्लेयरिंग प्रोसीजर, डिफरेंट प्रोसीजर बनाने के लिए भी उसको सिंबल टेबल की जरूरत पड़ सकती है। ऑफसेट्स इन द स्टोरेज, स्टोरेज में आपके पास कितनी लोकेशन मौजूद है, कितनी लोकेशन मौजूद नहीं है, या आपके पास कौन सी एड्रेसेस पे आपके पास डाटा को स्टोर करवाने के लिए लोकेशन मौजूद है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी सिंबल टेबल से कंपाइलर गेट कर सकता है। if structures are record then pointer to the structure table, यानी अगर आपके पास आपके उन टेबल के अंदर या मेमोरी के अंदर काफी सारा डाटा पड़ा हुआ है तो वहां पे आपके पास पॉइंटर की भी जरूरत पड़ सकती है जो कि आपको पॉइंट करते हैं कि आपका रेलिवेंट डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है या किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी आपके पास सिंबल टेबल हर हाल में हर फेज में सपोर्ट कर रहा है किस चीज को, कंपाइलर को
और कंपाइलर की मुख्तलिफ फेजेस को अपना अपना काम सही तरीके से परफॉर्म करवाने के लिए। फॉर पैरामीटर्स वेदर द पैरामीटर पासिंग बाई वैल्यू एज रेफरेंस, यानी पैरामीटर्स को भी सपोर्ट करता है सैम्पल टेबल कि वो किस टाइप से बिलोंग कर रहे हैं आपके पैरामीटर, जिस तरह फंक्शन में पैरामीटर होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। नंबर ऑफ द टाइप आर्गुमेंट पास टू द फंक्शन, यानी फंक्शन को जो आर्गुमेंट पास किए गए हैं उनकी तादाद कितनी है, उनकी टाइप्स कौन सी है, उसके अलावा बेस एड्रेस उनके कौन से हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, सैम्पल टेबल में होती है। ये मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं यानी जो कि सैम्पल टेबल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है एलोकेट का, क्या करता है, टू एलोकेट अ न्यू एम्प्टी सैम्पल टेबल, कोई नया सैम्पल टेबल क्रिएट करने के लिए एलोकेट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फ्री का क्या मतलब होता है, सैम्पल टेबल को खाली करना, टू रिमूव द ऑल द एंट्रीज एंड द फ्री स्टोरेज ऑफ द सैम्पल टेबल, यानी आपके पास सैम्पल टेबल में मौजूद तमाम तर डाटा को रिमूव करना और स्टोरेज को फ्री करना जो होता है उसके लिए फ्री ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जाता है। इसी तरह लुकअप होता है सर्चिंग के लिए, टू सर्च अ नेम और रिटर्न पॉइंटर टू द एंट्री। इंसर्ट, कोई डाटा इंसर्ट करना है सैम्पल टेबल में। सेट एट्रीब्यूट, टू एसोसिएट एन एट्रीब्यूट विद द गिवन एंट्री, कि आपके पास किसी भी एंट्री के लिए, किसी भी टास्क के लिए कोई ना कोई एट्रीब्यूट सेट कर देना, वहां पे उसको कोई ना कोई एट्रीब्यूट जब वैल्यू जाके असाइन कर देना, तो उसके लिए सेट एट्रीब्यूट। इसी तरह गेट एट्रीब्यूट के सैम्पल टेबल में अगर कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी है तो वहां से वो इन्फॉर्मेशन उठानी है आपने, टू गेट एन एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद गिवन एंट्री। आपने सैम्पल टेबल में मौजूद डिफरेंट एंट्रीज में से किसी एंट्री की कोई वैल्यू को आपने गेट करना है, तो उसके लिए गेट एट्रीब्यूट का फंक्शन पास करते हो या ऑपरेशन पास करते हो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैम्पल टेबल कहाँ कहाँ पर यूज होता है, लिस्ट में यूज हो सकता है, लिंक लिस्ट में भी होता है, हैश टेबल में, बाइनरी सर्च ट्री में। ये डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर आपका सैम्पल टेबल इस्तेमाल किया जा सकता है और इस्तेमाल होता है ताकि उनकी वर्किंग को प्रॉपरली परफॉर्म करवाया जा सके। उसके बाद आपके पास आ जाती है एरर हैंडलिंग इन कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन में एरर हैंडलिंग क्या होती है, एरर क्या होती है, उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं। तो मेरे ख्याल से एरर का आपको काफ़ी पता होता है, एरर क्या होती है, उसकी कौन कौन सी होती है, रन टाइम होती है, कंपाइल टाइम एरर्स होती हैं। ठीक है, एरर होती क्या है, बग होती है जो कि आपके वर्किंग को रिमूव कर देती है और आपका टास्क वहीं पे यानी कि पास हो जाता है। द टास्क ऑफ द एरर हैंडलिंग प्रोसेस आर टू डिटेक्ट ईच एरर, रिपोर्ट इट टू द यूजर एंड देन मेक सम रिकवरी स्ट्रेटजीज टू इम्प्लीमेंट देम टू द हैंडल एरर। एरर हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एरर्स को फाइंड करना, फिर उन एरर्स को यूजर की तरफ रिपोर्ट करना और फिर उन एरर्स की रिकवरी के लिए कोई ना कोई प्लानिंग करना। ये सारा टास्क क्या कहलाता है, एरर हैंडलिंग। एरर को ढूंढना, उसका आगे यूजर को बताना कि कौन सी एरर है, फिर जाके उस एरर के लिए रिकवरी करना। ये तीन तरह के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरर हैंडलिंग कहलाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर, रन टाइम, कंपाइल टाइम, मैं मजीद डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा, ये आपको पता है, आपने वेरी फर्स्ट क्लासेस से भी ये पढ़ी हुई है टाइप्स ऑफ एरर्स को। उसी तरह क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर किस तरह क्लासिफाइड होती है, लेक्सिकल, सिंटैटिकल, सिमेंटिकल, लॉजिकल एरर किस किस तरह वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुई पड़ी होती हैं, तो इनको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। लेक्सिकल, दिस इंक्लूड्स मिस स्पेलिंग ऑफ आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स और ऑपरेटर, यानी कोई ऑपरेटर्स हैं, कीवर्ड्स हैं या आइडेंटिफायर्स हैं, अगर उनके अंदर कोई आपने मिस स्पेल कर दी, उनके स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो उस तरह की एरर को क्या नाम देंगे, लेक्सिकल एरर नाम दे सकते हो वहाँ पे उसको। सिंटैटिकल एरर कौन सी होगी, मिसिंग सेमीकोलन और अनबैलेंस पैरेंथेसिस, या तो आपने सेमीकोलन कहीं पे नहीं लगाया या फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स वगैरह का गलत इस्तेमाल किया है, तो उस तरह की एरर को क्या नाम देंगे, सिंटैटिकल एरर देंगे। ठीक है, एक होती है फिर सिमेंटिकल एरर, इनकम्पैटिबल वैल्यू असाइनमेंट और टाइप मिसमैच बिटवीन द ऑपरेटर एंड द ऑपरेंड्स, डिफरेंट ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के दरमियान में टाइप की मिसमैचिंग हो जाना, कि आपके पास एक वैल्यू है इंट की, दूसरी वैल्यू फ्लोट की और उन दोनों को आप ऐड कर रहे हो। इंट और फ्लोट को ऐड करवाने के लिए आपके पास ये डिफिकल्ट हो जाएगा, पहले उनको आपने सिमेंटिक में करेक्ट करना होगा, आपने या तो दोनों को फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा या दोनों को इंट में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके आपकी एडिशन प्रॉपर्ली परफॉर्म होगी। इस तरह की एरर को सिमेंटिकल एरर का नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद आती है लॉजिकल एरर, कोड नॉट रीचेबल, इनफाइनाइट लूप। लॉजिकल एरर पे आप अपनी खुद से लॉजिक की गलती कर देते हो, आपकी आउटपुट सही आपको नहीं मिलती। सपोज आपने 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी थी और आपने ऐसा लूप लगा दिया जो कि आपके पास मतलब 1 से 9 तक काउंटिंग प्रिंट करवा रहा है। लूप को आपने 1 से 10 तक स्टार्ट करना था और आपने उसको सपोज 2 से 10 तक स्टार्ट कर दिया है, यानी लूप में किसी किस्म की कोई गलती कर दी है, तो वो आपके पास क्या होती है, लॉजिकल एरर, जो यूजर खुद से कर बैठता है अपनी आउटपुट, जिसकी वजह से गलत आ जाती है उसके पास। ठीक है, फाइंडिंग एरर और रिपोर्टिंग एन एरर, एरर किस तरह ढूंढी जा सकती है या उसको हम रिपोर्ट कैसे करते हैं, उसको आगे कैसे बताते हैं कि एरर कौन सी आई है। एक तो होता है गोल, हाउ एग्जांपल, गोल क्या होता है, मकसद होता है एरर को ढूंढना, पता लगाना कौन सी है। डिटेक्शन ऑफ एन एरर एज सुन एज पॉसिबल विदाउट फर्दर कंज्यूमिंग अननेसेसरी इनपुट,
इससे पहले कि हम मजीद डाटा इनपुट करवाएं, हम हमारे पास अगर कोई एरर आ चुकी है तो सबसे पहले हमें उसको ढूंढना होता है, ठीक है। उसके बाद हाउ डिटेक्ट एन एरर एज सून एज प्रीफिक्स ऑफ एन इनपुट डजंट मैच अ प्रीफिक्स ऑफ एनी अदर स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज। किसी भी एरर को, जब आपके पास कोई एरर आ जाती है तो सबसे पहले उसको ढूंढ लें, ताकि आपके पास उस एरर की वजह से मजीद कोई और एरर क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। यानी अगर एक एरर वो तो आ चुकी है, लेकिन उसी एरर की वजह से आपके मजीद प्रीवियस कोड में भी या मजीद फॉरवर्ड कोड जो आगे आने वाला कोड है उसमें मजीद डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, तो इसी वजह से आपके पास उस एरर को पहले रिमूव किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर सेमीकलन, दिस विल रिपोर्ट एरर फॉर हैव टू द सेमीकलन इनसाइड ब्रेसेस। यानी यहाँ पे आपके पास एरर इस तरह की भी आ सकती है कि आपके पास ब्रैकेट्स में सिर्फ सेमीकलन यूज हो रहे हैं तो इनका कोई मतलब नहीं है, या फॉर का आपने लूप लगाया तो इसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, दो सेमीकलन होने चाहिए। दो सेमीकलन का मतलब एक आपके पास इनिशियलाइजेशन के बाद वाला सेमीकलन और एक आपके पास उसके बाद कंडीशन वाला सेमीकलन, ठीक है। तो तब जाके आपके पास फॉर लूप का सिंटैक्स पूरा होता है। ये फॉर लूप का सिंटैक्स मैंने लिखा जो गलत है, जो कि ब्रैकेट्स में दो सेमीकलन होते हैं, एक इनिशियलाइजेशन के बाद होता है फिर एक कंडीशन के बाद होता है, ठीक है। एक उसने ये भी गलती बता दी है। उसके बाद है एरर रिकवरी प्रोसेस, कि एरर को हम किस तरह रिकवर करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। A parser should not be able to detect and report an error in the program। पार्सर से ये मुमकिन नहीं होता कि वो एरर को ढूंढ के रिमूव कर सके। It is expected then when an error is encountered, the parser should be able to handle it and carry on the parsing the rest of the input। हाँ, अलबत्ता उसे उम्मीद लगाई जा सकती है अगर किसी किस्म की कोई एरर आ जाए तो वो कोशिश करेगा कि वो उसको सॉर्ट आउट कर सके, बट लाजमी नहीं है कि वो उसको सॉर्ट आउट कर सकेगा या उसको डिटेक्ट करके रिमूव कर सकेगा। Mostly it is expected from the parser to check for the error, but error may be encountered at various stages of the compilation process। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि आपका वो जो पार्सर होता है वो आपके पास आपकी एरर को कहीं ना कहीं ढूंढ सकता है, लेकिन उसके ढूंढने की वजह से ये नहीं है कि उसको एक ही जगह मिल जाएगी। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पास वो वाली एरर्स में पूरे के पूरे कोड में डिफरेंट फेजेस तक वो एरर फैल चुकी हो। A program may have a following kinds of error at various stages। लेक्सिकल एरर आ गई है तो उसका क्या मतलब है, अभी हम ये बातें ऊपर पढ़ चुके हैं। लेक्सिकल वाली टोकन में होती है, सिंटैटिकल वाली आपके पास क्या होती है, मिस स्पेलिंग होती है। सिमेंटिक वाली क्या होती है, सेमीकलन का गलत यूज या लूप का गलत यूज होता है। लॉजिकल में आपके पास आपकी लॉजिक गलत हो जाए, आपने वहां पे काउंटिंग के लिए गलत लॉजिक लगा दी है, कंडीशन गलत लगा दी है। लूप आपने फाइनाइट करना था वो आपसे इनफाइनाइट हो गया है, तो ये लॉजिक की एरर्स हैं, ये ऊपर हमने अभी देखी है। रिकवरी स्ट्रेटजीज, आप एरर को रिकवर किस तरह करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं एरर को रिकवर करने के लिए। There are the four main common error recovery strategies that can be implemented in parser to deal with the errors in the code। यानी आपके पास कोड में मौजूद एरर्स को डील करने के लिए चार तरह के प्रोसेस हैं, चार तरह की स्ट्रेटजीज हैं। एक आपके पास पैनिक मोड, ठीक है। पैनिक मोड क्या करता है, व्हेन अ पार्सर एनकाउंटर्स एन एरर एनीवेयर इन द स्टेटमेंट। जब आपको पार्सर आपका कहीं पे भी आपके पास किसी भी स्टेटमेंट में कोई गलती ढूंढ लेता है, देन इट इग्नोर्स द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स बाय इन नॉट प्रोसेसिंग इनपुट फ्रॉम द एररलेस इनपुट टू द डेलीमीटर्स। यानी आपके पास वो सारा प्रोसेस स्टॉप कर देता है और आपके पास आपकी मजीद इनपुट को आगे वो डेलीमीटर्स की तरफ आके प्रोसेसिंग को नहीं लेके जाता। मजीद जहाँ पे गलती मिल जाए तो आगे वो प्रोसेसिंग करना छोड़ देता है। such a semicolon, suppose एक semicolon की error आ गई है, this is the easiest way of error recovery and also it prevents the parser from developing infinite loops। और ये सबसे आसान तरीका होता है एरर को ढूंढने का, पैनिक मोड जो होता है। क्योंकि अगर आपके पास अगर आपका पैनिक मोड वाला आप नहीं करेंगे तो इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपके पास आप अपना मजीद अपनी इनपुट डाटा इनपुट करवाते रहें और वो डाटा इनपुट सारा हो जाए और फिर एरर भी सारे डाटा में फैल जाए। बजाय इसके कि जब आपको आपकी एरर मिल जाए आप वहीं पर स्टॉप कर दें, पहले आप अपनी एरर को डील करें, बाद में जाके नया डाटा इनपुट करवाएं, ठीक है। नहीं तो नया डाटा अगर इनपुट होता जाएगा तो नए डाटा में भी आपके पास एरर आने शुरू हो जाएंगे उस एक एरर की वजह से। फिर स्टेटमेंट मोड, व्हेन अ पार्सर encounters an error it tries to take corrective measures so that the rest of the inputs of the statement allows the parser to parser ahead। ठीक है, आपके पास अगर आपके पास आपको कहीं पे कोई एरर मिल जाती है पार्सर को तो वो वहीं पे उसको करेक्ट करता है, ठीक है। अगर वहीं पे फर्दर उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है, ट्राइज टू करेक्ट देम, देन इट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट मोड। यानी आप जहाँ पे जिस स्टेटमेंट में मौजूद है वहाँ पे एरर आ गई है तो उस एरर को उसी स्टेटमेंट के अंदर ही रहते हुए वहीं पे करेक्ट करने की अटेम्प्ट करना क्या कहलाता है, स्टेटमेंट मोड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इंसर्टिंग अ मिसिंग सेमीकलन, रिप्लेसिंग सेमीकलन विद अ सेमीकलन, ठीक है। अगर आपने कोई सेमीकलन नहीं लगाया उसको लगा देना, या कोई आपने कॉमा लगा दिया और कॉमा को खत्म करके सेमीकलन लगा के उसको चेक कर लेना, ये वहीं पे उसको करेक्ट करने की कोशिश करना, तो ये क्या कहलाता है, स्टेटमेंट मोड कहलाता है।
पार्सर डिजाइनर हैव टू बी केयरफुल हेयर बिकॉज ऑफ द रॉन्ग करेक्शन दे लीड टू एन इनफिनिट लूप। और जब आपका पार्सर होता है वो उसको करेक्ट करने के लिए उसको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि वो ऐसा ना हो कि वो करेक्ट करते करते भी इससे भी बड़ी गलती कर बैठे जिसकी वजह से आपका पूरा प्रोग्राम ही ज्यादा खराब हो जाए और उसकी वजह से आपका लूप ही गलत हो जाए पूरा, अगर कहीं पे लूप यूजर है प्रोग्राम में। ठीक है, तो करेक्शन करने के लिए भी कोई ना कोई मेजर्स होने चाहिए कि जो मैं करेक्शन करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है। उसके बाद है एरर प्रोडक्शन। सम कॉमन एरर्स आर नोन टू द कंपाइलर डिजाइनर दैट हैव मे अकर इन द कोड। मोस्टली एक ऐसी एरर होती हैं जो कि आपके डिजाइनर्स को पता होती हैं कि किस तरह की एरर आ सकती है कोड के अंदर। इन एडिशन द डिजाइनर कैन क्रिएट आर्गुमेंटेड ग्रामर टू बी यूज्ड एज अ प्रोडक्शन दे जनरेट अर्नस कंस्ट्रक्ट व्हेन द इज आर काउंटर। ठीक है, यानी आपके जो डिजाइनर होते हैं उनको मोस्टली ज्यादातर पता होता है कि आपके पास आपके प्रोग्राम में किस किस तरह की एरर आ सकती हैं। इसी वजह से उन्होंने खुद से कोई ना कोई रूल्स या कोई ना कोई उन्होंने आपके पास स्टेटमेंट्स या कोई रूल्स जनरेट कर लिए होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके पास आपकी स्टेटमेंट्स ऑफ लाइंस को चेक करते जाते हैं कि क्या वो अकॉर्डिंग टू रूल्स आ रही हैं या अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं आ रही। अगर जहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल्स वो नहीं आएगी तो आपके उस डिजाइनर को पता चल जाएगा कि ये वाली लाइन जो ये स्टेटमेंट आई है ये मेरे रूल्स को फॉलो नहीं कर रही, जो मेरे नॉलेज है या मैंने जहाँ पे जो रूल डिफाइन किया उसके मुताबिक ये नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एरर मौजूद है। यानी सेल्फ चेकिंग जो होती है या सेल्फ नॉलेज होता है जो आपके डिजाइनर का, उसकी बिहाफ पे जो वो चेकिंग कर रहा होता है वो क्या कहलाती है, एरर प्रोडक्शन कहलाती है। फिर आपके पास ग्लोबल करेक्शन। द पार्सर कंसिडर द प्रोग्राम इन हैंड एज अ होल एंड ट्राइज टू फिगर आउट व्हाट द प्रोग्राम is intended to do and tries to find out the closest match for it which is error free। ठीक है, एक तो ये होता है कि जब आपके पास कंप्लीटली आपका प्रोग्राम आ जाता है फिर उसमें से अगर किसी किस्म की एरर आ जाए तो उस एरर को रिमूव करने की कोशिश करना, और एरर को ऐसे रिमूव करना कि अगर मेरे पास बिल्कुल मतलब एरर, जारी बात है ना, अब आपको सपोज आपका आंसर आना है 10 और आपके एरर की वजह से आंसर आ रहा है 4। ठीक है, तो आप उसको इतना क्लोज क्लोज करोगे, इतना सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे कि चलो मेरे पास आंसर 10 ना आए तो कम से कम 9 या 9.5 तक तो मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। यानी वो क्लोजेस्ट मैच की कोशिश करेगा कि मेरे पास मेरा जो प्रॉब्लम्स है वो इतनी रिमूव हो जाए ताकि मेरा जो आंसर है बिल्कुल क्लोज हो जाए मेरे ओरिजिनल आंसर के, विच इज एरर फ्री, जिसको हम एरर फ्री कह सकते हैं कि अब इसमें मौजूद एरर नहीं है। अगर 10 आंसर है 9 या 9.5 तक पहुंच गया तो इसका मतलब है कि उसमें एरर्स के चांसेस कम है, बहुत कम है, क्योंकि वो आपके ओरिजिनल मतलब स्टेटमेंट के मुताबिक आपका आंसर आपको मिलने वाला है। When an erroneous input X is fed, it creates a parse tree for the some closest error-free statements। जब आपको कोई स्टेटमेंट मिल जाती है जिसमें एरर होती है तो फिर आप उस एरर वाले कोड ऑफ लाइन की या स्टेटमेंट ऑफ लाइन के लिए पास ट्री क्रिएट करने की कोशिश करते हो और फिर उस पास ट्री को मैच करते हो कि क्या मेरा ये पास ट्री और मेरा जो ओरिजिनल पास ट्री है वो आपस में एक दूसरे से मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे। तब जाके आपको पता चलता है कि आपकी गलती कितनी ज्यादा है या कितनी कम गलती है। फिर आप उस ट्री को उस ट्री के क्लोज क्लोज करने की कोशिश करते हो ताकि वो गलती भी वहां से रिमूव हो सके, या बिल्कुल खत्म तो नहीं हो पाएगी लेकिन उसके क्लोज क्लोज तक खत्म हो जाए। जिसमें अलाउ द पार्सर टू मेक द मिनिमम चेंजेस एंड द सोर्स कोड, यानी सोर्स कोड में तब्दीलियां करने की कोशिश की जाती है, बट ड्यू टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रेटजी इट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन द प्रैक्टिस येट। यानी ज्यादा यानी मुश्किल और दुश्वारी की वजह से ये ज्यादातर इसको प्रेफर नहीं किया जाता और इसको बहुत कम वक्त में इसको यूज किया जाता है, इसको इतना ज्यादा प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जा रहा ग्लोबल करेक्शन को। उसी तरह एक एब्स्ट्रैक्ट ट्री की भी उसने एग्जांपल दी, उसमें ये क्या किया, उसने एक ट्री क्रिएट किया है, उसमें ट्री में क्या हो रहा है, ई प्लस ई मल्टीप्लाई ई। ठीक है, यानी ई प्लस ई मल्टीप्लाई ई, इसका मतलब क्या हुआ, आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लाई बाई आई डी। उसके लिए उसने इसको क्या कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया, उसने ई वाले नोड्स खत्म करके उसने क्या कर दिया, आई डी प्लस आई डी मल्टीप्लाई बाई आई डी, ये उसने क्या कर लिया, पास ट्री क्रिएट कर लिया अपना, ऑप्टिमाइज पास ट्री है, ये भी पास ट्री है लेकिन ये क्या है, ऑप्टिमाइज पास ट्री। फिर इस ऑप्टिमाइज पास ट्री के बाद उसने क्या किया यहाँ पे, उसने इसके बाद किया है कि आपके पास एब्स्ट्रैक्ट ट्री क्रिएट करने की कोशिश की है। वहां पे एब्स्ट्रैक्ट ट्री में क्या हो रहा है, आईडी, ठीक है, प्लस ये आपके पास क्या रहा है, आईडी प्लस आईडी, और इसके बाद जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई बाय आईडी दूसरी आईडी के साथ हो रहा है। यानी ये वाला ट्री जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है जो कि आपके पास वही नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है कि इसमें भी आपके पास वही टास्क परफॉर्म हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आईडी होगी, यहाँ पे भी क्या होगा, आईडी होगा, और साथ वाला सिंबल क्या बता रहा है कि ये आईडी और आईडी आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो इस सारे का आंसर आएगा वो यहाँ पे चला जाएगा, और उसके साथ वाला ये जो आईडी होगा, ये आईडी और नीचे वाले सारा आंसर ये आपस में क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो ये उसने एक रिप्रेजेंटेशन आपको शो करवाई है किसके लिए, पार्स ट्री के लिए और एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के लिए। तो यहाँ पे जाके आपके पास
टॉपिक मतलब सैम्पल टेबल का भी और एरर वाला भी, यानी एरर हैंडलिंग, जिसमें एरर रिकवरी या एरर सर्चिंग या एरर डीलिंग वाले टॉपिक्स थे। तो वो हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।